हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 263 पार्ट आ चुके हैं। ये है हमारा पार्ट 264। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है, इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। प्रश्न है आपका, बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कई कृत्यों से भारत रूपी राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया है। वर्तमान भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जारी है। विवेचना कीजिए 250 शब्दों में। देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने भारत को राज्यों का संघ बनाया ताकि देश को कोई तोड़ ना सके। इनके अन्य योगदानों को निम्न रूप में देख सकते हैं। सामाजिक योगदान के रूप में सामाजिक एकता को, छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच के उन्मूलन के माध्यम से बढ़ावा दिया। दलितों का मंदिर में प्रवेश और कहीं भी पानी पीने का अधिकार, महिलाओं का अधिकार यथा तलाक, संपत्ति से उत्तराधिकार आदि। आर्थिक व वित्तीय योगदान, आरबीआई की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, जल नीति, राष्ट्रीय जलमार्ग, बांध, नदी घाटी परियोजना जैसे दामोदर घाटी परियोजना में अहम भूमिका निभाई। संवैधानिक योगदान, हिंदू संहिता विधेयक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अनुसूचित जात जनजाति की सहभागिता सुनिश्चित, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग की स्थापना, मूल अधिकारों का संरक्षण, नीति निर्देशक सिद्धांत में भूमिका, मानवाधिकारों का समर्थन, आरक्षण से कल्याण की बात। बाबा साहब की योगदान भारत के निर्माण में और उनके संचालन में अनेकों हैं। आज उन तमाम चुनौतियों, कश्मीर समस्या, गोरखालैंड, बोडोलैंड, लिट्टे आदि के बावजूद अडिग हैं, जो उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। राज्यों का संघ कोरोना महामारी के इस हाल में उनके सामाजिक मूल्य लोगों को एक दूसरे की सहायता करने में अहम भूमिका निभाते हैं। महिला और पुरुषों में समानता के साथ जातीय असमानता और अलगाव आत्म नियंत्रण के साथ ही नए भारत की संकल्पना की जा सकती है। देखिए, आपने उत्तर तो अच्छा लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न का जो सबसे ज़्यादा भाग है ना, वो दूसरे पार्ट पे है। मतलब आप एक तरफ से अगर ये समझें कि अगर हम ये कहें कि 100 शब्दों में अगर हम ऊपर वाली बात लिखें तो 150 शब्दों में नीचे वाली बातों को। क्लियर? तब आपके दिमाग में आएगा, सर एक तो इतनी मेहनत से हमने ये उत्तर लिखा, इतने सारे पॉइंट डाले, क्या ये पॉइंट डालना उचित नहीं है? डालना उचित है, लेकिन इतने सारे पॉइंट डालना उचित नहीं है। इनको आप सिंक्रोनाइज कर दीजिए। मतलब इन सभी पॉइंट्स को आप पॉइंट में ना करके इनको भाषा शैली में गढ़ दीजिए। तो क्या होगा कि आपका ये उत्तर पहले इस पेज में 100 शब्दों में आ जाएगा आराम से, और दूसरा पार्ट भी आपका इसी पैरा से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा, सर कैसे करें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि देश के पहले विधि मंत्री, कानून वर्ड उपयोग मत किया करिए। कानून जो वर्ड है ना, वो यूपीएससी में नहीं मानक है, विधि उपयोग में लिया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा विधि संहिता की बात होती है या विधि के शासन की बात होती है, तो विधि वर्ड उपयोग किया करिए। विधि मानक शब्द है, ठीक है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत को राज्यों का संघ बनाया तथा इसके लिए इन्होंने सामाजिक एकता, छुआछूत, जातिपात, ऊंच नीच के उन्मूलन को बढ़ावा देकर दलितों के मंदिर में प्रवेश को सुनिश्चित किया तथा सबके साथ सबके विकास की बात की। इन्होंने महिलाओं के अधिकार और लैंगिक असमानता पर प्रहार किया। साथ ही आरबीआई की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, जल नीति, राष्ट्रीय जलमार्ग आदि परियोजनाओं और आदि संस्थानों के गठन में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही इन्होंने कई प्रकार के विधेयकों और कई प्रकार के अधिकारों का संरक्षण किया, चाहे वो मूल अधिकार की बात हो, नीति निर्देशक तत्वों की या हिंदू संहिता विधेयक की। उपयुक्त बातों के अलावा भी आज भी इनके विचार काफ़ी प्रासंगिक हैं। अब आप यहाँ पे बताते चले जाओ। अब आपने देखा ना कितना शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा। जरूरी नहीं होता है देखो कि हम सारी बातें लिखें, कुछ बातें हम यहाँ से उठा के लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है? कि आज किस तरीके से भारत सरकार कई प्रकार के नीति नियम ला रही है, कई प्रकार की स्कीम्स लागू कर रही है। आप उन जगह पे इसका उल्लेख कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमियां भी तो बताएंगे ना। प्रभाव की बात यहाँ पे आ रही है कि वर्तमान भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीति व्यवस्था पर इसका प्रभाव जारी है।
तो सकारात्मक प्रभाव हम तो देखते ही हैं, बट इसके निगेटिव इम्पैक्ट जो हैं कि आज भी हमारे समाज में कई सारी ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जहां पर दलितों के साथ में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे प्लेसेस मिल जाते हैं जहां पर लोग लैंगिक असमानता को दर्शा देते हैं। आज भी हमारे समाज में आरक्षण को लेकर लोग पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है पूरा डिटेल से, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू हो जाता है। आज भी हमारे समाज में एक तरीके की रूढ़िवादिता बनी हुई है कि मंदिर को लेकर, धार्मिकता को लेकर, ठीक है, आप सबरीमाला टेम्पल वगैरह को देखते ही होंगे। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आज आरबीआई उतनी स्वायत्त या उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी स्वायत्तता की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। आज की पॉलिटिकल व्यवस्था में सिद्धांत की राजनीति छोड़कर राजनीतिक लाभ की राजनीति होती है। तो आप ऐसा इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करें। देखो, यूपीएससी आपसे जानते हो क्या चाहती है? आजकल यूपीएससी में एक सबसे बड़ी खूबसूरती आ गई है, वो क्या कि एक एक पर्सनैलिटी को उठाती है, उस पर्सनैलिटी के छोटे से काम पूछेगी और पूछेगी वो वर्तमान में प्रासंगिक हैं कि नहीं हैं। जैसे गांधी पे उसने क्वेश्चन पूछ लिया है ऑलरेडी, उसने क्वेश्चन पूछा है इस पे सत्य शोधक समाज की प्रमुख पे, ज्योतिबा फूले पे, क्लियर। तो आपसे इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ें ना, इनके योगदान को जरूर पढ़ें। बौद्ध और जैन जो सिद्धांत हैं वो तो ठीक है, बट वर्तमान में कैसे प्रासंगिक हैं, तो इन पे क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप इसको ऐसे पढ़ें कि अच्छा, वर्तमान में कोविड-19 के टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी रही, कोविड-19 के टाइम पीरियड पे सोशल कैसा इशू रहा, इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे रहे, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ये बातें तो सबको पता होंगी। देखिए, नॉर्मल चीज़ें सभी लोग लिखते हैं, ठीक है ना, और ये हेडिंग वगैरह डालकर लिखना एक तरीके का आप समझिए स्कूलिंग लाइफ हो जाती है। एमए का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आप खुद ही देखिए कि आपने 250 शब्दों में 150 शब्द आपने पहले वाले को दे दिया, और केवल 100 से 75 शब्द, 100 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 75 के आसपास आपने शब्द केवल यहाँ पे दे दिए, लेकिन प्रासंगिकता फिर भी नहीं बताई। तो आप ऐसा इसको कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें किन किन पॉइंट्स को, किन किन बिंदुओं को और किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।